ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ईरान से कर रहा है सीधी बातचीत नाकाम हुई तो मुश्किल में पड़ जाएगा ईरान। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मिलिट्री एक्शन लेंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं अमल में ला सकता ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया। अब सवाल यही है, ट्रंप जो चेतावनी दे रहे हैं उसके मायने क्या है, निकाले जाएं। वो कौन से ईरानी परमाणु संयंत्र हो सकते हैं जिन्हें अमेरिका का दोस्त इजराइल टारगेट पर रख सकता है। पहला टारगेट हो सकता है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट। ईरान का यह सबसे सुरक्षित परमाणु प्लांट है। बेहद गोपनीय तरीके से यह बनाया गया है। दुनिया को 2009 में प्लांट के बारे में ही पता चला। आपको बता दें, पहाड़ के नीचे मौजूद परमाणु प्लांट है ये, और करीब 270 फीट गहराई में इसे बनाया गया। 60% सर्वोदित यूरेनियम होने का दावा किया गया है। हालांकि दूसरा टारगेट नदांज परमाणु लैब, क्योंकि यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का प्रमुख स्थल ईरानी परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज मौजूद, और हाल ही में नए सेंट्रीफ्यूज लगाए गए थे और लैब का एक हिस्सा जमीन के नीचे बना ताकि हवाई हमलों से सुरक्षित इसे रखा जा सके। अब इस बीच निनाद सर हमारे साथ हैं। निनाद सर, ये चेतावनी और सीधे तौर पर टारगेट्स को लेकर बात करने का मतलब क्या है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि ना इजराइल ना अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर वेपन पावर बनने देगा। अगर आपने देखा हो, नॉर्थ कोरिया जब से न्यूक्लियर पावर बना है, न्यूक्लियर वेपन पावर, तो उनसे बात करने का तरीका चेंज करना पड़ता है। जब किसी के पास न्यूक्लियर पावर होती है तो आप उसके सिर पे बंदूक नहीं रख सकते, और इजराइल ये खतरा नहीं लेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ईरान इस वक्त अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे है। इस वक्त उसकी सक्षमता सबसे कम है, उनकी लीडरशिप मर चुकी है, उसके प्रॉक्सीज कम हो चुके हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान को आप हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि ईरान एक रिवोल्यूशनरी पावर है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो अंतिम दम तक लड़ सकती है। तो इस बीच का जो दायरा है उसमें मुझे लगता है अंग्रेजी में जिसे कहते हैं स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, कि आपने जितना किया है आप उतना रखें पर बम ना बनाएं। वो एक चीज ईरान को बचा सकती है, वो एक चीज अमेरिका को भी बचा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रंप के टैरिफ्स के कारण पूरी दुनिया का और अमेरिका का मार्केट डाउन है। कल अगर ईरान पे अटैक होता है तो हो सकता है इसका कोई बॉटम ही ना हो और अमेरिका का दिवालापन भी निकल सकता है। तो बड़ी अजीब बात है कि जब ईरान सबसे वीक है तब अमेरिका के पास मौका भी नहीं है कि अचानक अटैक करे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इसके आसार आपको कम ही नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अमेरिका से बातचीत पर ईरान का बयान क्या आया है। शनिवार को ओमान में होगी बातचीत पर गेंद अमेरिका के पाले में है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन बातों का जिक्र किया है। शनिवार को ओमान में होने जा रही है बातचीत। तो डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। ओमान में डील की आखिरी कोशिश होगी। ईरान अमेरिका के भविष्य के रिश्ते तय होंगे, ये कहा गया है। और पेजेश्कियान ने क्या कहा, बैठक अवसर भी है और कहीं ना कहीं इसमें बात खराब भी हो सकती है। ओमान में सिर्फ अप्रत्यक्ष बातचीत होगी, यह कहा गया ईरान की तरफ से। ओमान में डील की आखिरी कोशिश होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका का क्या पक्ष है आपको बता रहे हैं। ईरान अमेरिका के भविष्य के रिश्ते इस मीटिंग में तय होंगे। ईरान ने कहा बैठक अवसर भी है और एक तरह का इम्तिहान भी, एक तरह की परीक्षा भी। तो ये दोनों नेताओं का रुख हम आपको बता रहे हैं। बहुत बुरे दिन के लिए तैयार रहे ईरान। डोनाल्ड ट्रंप यहां धमकाते नजर आते हैं। अमेरिका की मंशा पर हमें भी भरोसा नहीं है, यह कहा है ईरान ने। समझौता करना सभी के हित में होगा, ट्रंप कहते हैं। ईरान कहता है न परमाणु बम बना रहे हैं, ना हम कोई संघर्ष चाहते हैं। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, ये जो परमाणु हथियारों को लेकर तकरार फिलहाल नजर आ रही है, ये क्या इस मुहाने पर भी पहुंच सकती है कि डायरेक्ट ईरान पर अटैक हो जाए? क्योंकि बीते दिनों इससे लेकर भी तमाम आशंकाएं जाहिर की गई और कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, मुमकिन। हाँ बिल्कुल, देखो सभी, सबसे बड़ी बॉटम लाइन और रेड लाइन है अमेरिका और इजराइल की, कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। अगर वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के बिल्कुल करीब होगा तो उसके ऊपर हमला होगा, और हमला हो सकता है अगर ये डील साइन नहीं होती। अब हम देखते हैं कि क्या डील साइन हो सकती है। पहले अमेरिका नहीं चाहता कि लड़ाई हो, अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से डील साइन हो और किसी तरीके से ईरान ये एक प्रकार से प्रूव कर दे कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने वाला, और उसको जो इकोनॉमिक सैंक्शन है उसमें हम रिलैक्सेशन दें। पहले आयतुल्लाह अल खमैनी ने बोला कि हम डायरेक्ट
टॉक नहीं करेंगे, मगर उनको ये मालूम था अगर डायरेक्ट टॉक नहीं करेंगे तो इजराइल और ईरान कभी भी हमला कर सकते हैं। और ये भी पता है कि आज सबसे वीकेस्ट स्थान पे ईरान खड़ा है, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था इजराइल ने, उसके पास प्रॉक्सी अभी है नहीं। तो मुझे लगता है आयतुल्लाह अल खमैनी भी नहीं चाहते कि ये लड़ाई हो, वो भी चाहते हैं कोई डील हो। मैं अपना दर्शकों का ध्यान ले जाना चाहूँगा, 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुई थी P5+1, मगर 2018 में अमेरिका इस न्यूक्लियर डील, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, निकल गया था। आज नजरिया चेंज हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप का। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से यकीन किया जाए कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। अगर वो मान जाता है तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन थोड़ी कमी कर देंगे, मगर अगर नहीं मानता, अगर वो ना करता है तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमला होना बहुत ही ज्यादा, ये कह सकते हो 100% है, और इसको इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर करेंगे और फिर इसके जो न्यूक्लियर हथियार सर देखिए इस बीच, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ईरान से ट्रंप के लिए बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। क्या कहा गया है, आइए आपको ये बताते हैं। ईरानी अखबार कायहान में चेतावनी, ट्रंप से जनरल सुलेमानी की हत्या का बदला लेंगे, ट्रंप की खोपड़ी में गोलियां भर देंगे। ये ईरानी अखबार कायहान में कहा गया है। सीधे तौर पर जनरल सुलेमानी की हत्या का बदला लिए जाने का ऐलान कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधे तौर पर कहा गया है कि उनकी खोपड़ी में गोलियां दागी जाएंगी। तो सुलेमानी का बदला, ट्रंप पर खतरा। क्यों? क्योंकि ईरान जिस तरीके से सीधे ट्रंप का नाम लेकर अब धमकियां दे रहा है, उसी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। जहां ईरान में ट्रंप को जान से मारने की प्लानिंग को लेकर बड़ा खुलासा, ईरानी अखबार में ट्रंप की हत्या की धमकी को लेकर यह खबर आई है। आपको बता दें, ट्रंप से जनरल सुलेमानी के खून का बदला लेंगे, ट्रंप की खाली खोपड़ी में गोलियां भर देंगे। ईरान में ट्रंप की धमकी से जबरदस्त नाराजगी भी अब नजर आ रही है। आपको बता दें, ईरान के कायहान अखबार में ही धमकी वाली रिपोर्ट सामने आई, और ईरान सरकार का मुखपत्र कायहान अखबार है, जिसमें समीर ये साफ तौर पर देखा गया कि ट्रंप को लेकर, उन्हें मारने को लेकर ही सीधी बात कही गई है। समीर, बिल्कुल सही बात है सुरभि, और ईरान का रुख भी बहुत आक्रामक, बहुत अग्रेसिव नजर आ रहा है। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अमेरिका से जंग के लिए पूरी तरह से ईरान तैयार है, रेडी मोड में। खामेनेई के आदेश पर ईरानी सेना हाई अलर्ट है। एक्टिव मोड में ईरान की मिसाइल फोर्स को रखा गया है। खाड़ी देशों को ईरानी वार्निंग, अगर एयर स्पेस दिया तो कर देंगे तबाह। ईरानी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स का ये बड़ा दावा सामने आया। हालांकि ईरान की तैयारी को लेकर जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या अमेरिका से यह विनाशक वॉर होगी? क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के आदेश पर ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। किसी भी वक्त हमले के लिए ईरान की मिसाइल फोर्सेस भी तैयार बताई जा रही हैं। रेडी टू अटैक मोड में ईरानी फाइटर जेट्स तक हैं, रिपोर्ट ये दावा कर रही है। इसी आधार पर सुशील सिंघल सर, सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि खाड़ी के 6 देशों, जहां इराक, कुवैत, यूएई, कतर, तुर्की और बहरीन को ईरान की ये जो वार्निंग सामने आई है, हमलों के लिए अमेरिका को अगर एयर स्पेस दी तो इन्हें तबाह कर देंगे। और अमेरिका से सीधी बातचीत तो खारिज की जा चुकी है, ओमान के जरिए बातचीत ईरान चाहता है। ऐसे में ये जो धमकियां दी जा रही हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं, वार्निंग दी जा रही है, एक बात समझ में आती है सर, दोनों अपने अपने शर्तों पर डायलॉग के लिए तैयार होना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता इसी रेडी टू अटैक मोड पर होते हुए ट्रंप का भी अपनी तरफ से डिप्लॉयमेंट करना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बड़े संकेत दे रहा है कि वार होगा ही? आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। इस वक्त ये जो दोनों देश जो है अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है, शनिवार धमकी दे दी है कि भाई अगर बातचीत का नतीजा उनकी मर्जी से नहीं निकलेगा तो उसके खतरनाक परिणाम होंगे। उधर ईरान जिसने पहले ये कहा कि हम डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे, अब वो कह रहे हैं हम इनडायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने एडमिट किया कि हमारी बातचीत ओमान में हो रही है। वो किस तरह से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट को वो खैर उनकी जानकारी होगी। लेकिन जिस तरह से तैयारी हो रही है, अभी देखिए आपने बताया कि यमन में हुटीज़ पर अटैक किया है अमेरिका ने, तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि अमेरिका वर्स्ट की पोजीशन के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ अगर हम एक तरफ ध्यान दें कि आज जो है जब उनकी मीटिंग हुई इजरायली प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो उसके बाद उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया,
जबकि मीडिया के सामने उन्होंने बातचीत भी की। तो वहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा इजराइल और अमेरिका के बीच में कुछ डिफरेंस आया है, क्योंकि इजराइल बिल्कुल कटिबद्ध है कि जो है ईरान को जो है किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं होने देंगे, और वो उसके लिए चाहते हैं कि मेरे ख्याल से कि डायरेक्ट एक्शन हो। और अमेरिका जो है एक पोजीशन ले रहा है कि जो है भाई ये थोड़ा अगर एग्रीमेंट हो जाए तो वो उस अटैक की, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी चाहते नहीं है कि वो डायरेक्ट उनके हमले में शामिल हों। ठीक है, इस बीच एक अहम खबर, दुश्मन को दहलाने के लिए तैयार है ईरानी एयरफोर्स। हमला हुआ तो ईरान से विध्वंसक जवाबी एक्शन देखने को मिलेगा। ईरानी एयर डिफेंस चीफ ने अमेरिका इजराइल को दी है धमकी, दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर देगा ईरानी एयर डिफेंस। ईरान पर हमला, दुश्मनों को पड़ेगा भारी। ब्रिगेडियर जनरल अली रजा सबाए फर्द ने ये दावा किया है, ये धमकी दी है। यानी सीधे तौर पर अमेरिका को बताया जा रहा है कि अगर पहला कदम उठाया गया, हमला किया गया, तो इसका अंजाम घातक होगा। सर, आपने कहा पोजीशनिंग की जा रही है और ईरान के टारगेट पर इजराइल के एयरबेस हैं, क्योंकि इन्हीं एयरबेस के जरिए ही इजराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करेगा और ईरान की कोशिश इन्हें तबाह करने की है। ईरान के टारगेट पर सबसे पहले रमत डेविड एयरबेस है। आपको बता दें, इसके अलावा ईरान इजराइल के मनाशिम एयरबेस, पलमाशिम एयरबेस, सदेदोव एयरबेस, स्तोद मिशा एयरबेस, तेल नोफ एयरबेस, हज्जर एयरबेस, लोद एयरबेस और हिट्जेरम एयरबेस के साथ साथ नेवातिम एयरबेस और रमोन एयरबेस को भी टारगेट कर सकता है। ईरान इसे दहला सकता है। और समीर, ये वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब दावों के तहत सामने आ रही है, जिससे साफ है कि प्लानिंग को देखते हुए टारगेट्स भी डिसाइडेड हैं। बिल्कुल, एक तरफ अमेरिका के निशाने पर ईरान है, तो ईरान के निशाने पर इजराइल के तमाम एयर बेसेस हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी सामने आई है। ईरान की सेना में बच्चों की भर्ती भी की जा रही है। ये जानकारी कहां से आ रही है? स्वीडन के नाबालिग बच्चों की भर्ती की गई है। एक बच्चे की चैट से ये खुलासा हुआ है। तो देखिए, स्वीडन के नाबालिग बच्चों की भर्ती हो रही है ईरान की सेना में। एक बच्चे की चैट से यह खुलासा हुआ है। क्या वाकई ऐसा है? ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये किया क्यों जा रहा है? स्वीडन के बच्चों को क्या मोहरा बनाएगा ईरान? इजराइल के खिलाफ हमले की खतरनाक तैयारी की जा रही है, ये पता चला है। ईरान कर रहा है स्वीडन के नाबालिग बच्चों की भर्ती। 15 साल के बच्चे की चैट से ये खुलासा हुआ है। बच्चे को दूतावास भेजने के लिए टैक्सी भेजी गई, बच्चे को नौकरी और पैसा देने का लालच दिया गया। अब मैसेज में क्या लिखा है? ये मैसेज सामने आने के बाद ही इस खबर को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। टैक्सी के लिए इंतजार करो, टेरिसो जाओ, हथियार की तलाश करो, दूतावास जाओ, ये इस चैट में लिखा गया है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये खबर सबसे पहली लाइन से ही चौंकाती है। स्वीडन के बच्चे ईरान की सेना में भर्ती होंगे, इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, 2003 में इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने का दावा किया गया था। बाद में वहां पर केवल मुर्गी और उसके अंडे ही मिले थे। वही कुछ कमोबेश हालत यहां ईरान के मामले में भी किया जा रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश दरअसल ईरान पर हमले का बहाना तैयार कर रहे हैं। और बहाना क्या होगा? बहाना यह है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। बहाना यह है कि वो स्वीडन के बच्चे, वहां स्वीडन के लोगों को घुसने में इतनी दिक्कत आ रही है, बच्चे को क्या सेना में भर्ती कराएंगे। और दूसरी बात है कि IRGC अपने आप में एक प्रोफेशनल आर्मी है। IRGC की काबिलियत पिछले साल अप्रैल में और अक्टूबर में पूरी दुनिया ने देखा, जब 2000 मील दूर उन्होंने इजराइल के एयरबेस पर सटीक निशाना लगाया था। इसलिए उन्हें बच्चों को भर्ती करके लड़ने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है कि ईरान को पता है कि ये बातचीत या ये तमाम तरह के बहाने दरअसल ईरान पर हमला करने की तैयारी हो रही है। असली मकसद है ईरान को घुटने पर लाना, असली मकसद है ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। और यही वजह है कि दोनों तरफ से तैयारियां चल रही है। और यकीन मानिए, ये केवल पोजीशनिंग नहीं है, ये जंग होने वाली है। जंग से पहले का जो रायता आप देख रहे हैं, ये सब बस जितने दिन में सिमट जाए। यकीन ये भी करना पड़ेगा मनीष कि आप किसी भी प्रोपेगेंडा को बस्ट करने में माहिर हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया था। सुरभि, लेकिन जिस तैयारी की ये बात करें, एक और बड़ी खबर मनीष ने दी है, क्योंकि अमेरिका और ईरान तनाव के बीच समीर, ये खबर बहुत बड़ी है। अब अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में अमेरिकी मोर्चा, और 2021 में तालिबान के डर से एयरबेस छोड़ा था। ईरान पर बगराम एयरबेस की रणनीतिक भूमिका है और
जिस तरीके से इस वक्त प्लानिंग की जा रही है, मनीष इस खबर को जरा समझाएं, क्योंकि अमेरिका का बगराम एयर बेस में मोर्चा मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए अभी अभी एक बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी जानकारी यह है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से अमेरिका ने बगराम एयरबेस पर अपनी पोजीशन ले ली है। वही बगराम एयरबेस जिसको जहां से पूरी दुनिया ने देखा था 2021 में कैसे अमेरिकी सैनिकों ने अपने टैंक और तमाम दूसरे अत्याधुनिक हथियार छोड़कर वो भाग गए थे तालिबान के डर से। अब तालिबान से उन्होंने बात की है। बगराम एयरबेस में पिछले एक हफ्ते के दरमियान C-17 के जरिए बहुत सारे हथियार लाए गए हैं, टैंक और तमाम सैनिक लाए गए हैं, वहां पर CIA के ऑफिसर्स आए हुए हैं और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान होगा। आखिर क्यों? इससे पहले हमने देखा था कि बीते कुछ हफ्ते के दरमियान किस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेसों पर सैन्य ठिकानों पर तैनाती की जा रही थी, यहां तक कि डिएगो गार्सिया में जो है बमबरसक विमान तैनात किए जा रहे थे। और अब ईरान की सीमा से सटे अफगानिस्तान के बगराम बेस पर तैनाती दरअसल बताता है कि युद्ध अब किसी भी दिन होने वाला है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बगराम एयरबेस पर एक बार फिर अमेरिकी फौजों की मौजूदगी, आखिर ये क्या बता रही है? ये निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है। नेतन्याहू के सामने देखिए गाजा पर ट्रंप ने क्या कहा है, आइए आपको जल्दी से बताते हैं। गाजा रियल एस्टेट के लिए शानदार जगह है। गाजा पर अमेरिका का नियंत्रण होना अच्छी बात है, ये कहा गया है। तो गाजा पर नजरें गड़ा दी हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो गाजा पर हमारा कंट्रोल, हमारा नियंत्रण, ये अच्छी बात होगी। तो गाजा को लेकर अमेरिका और इजराइल के इरादे क्या हैं, बहुत हद तक ये क्लियर होता नजर आता है। नेतन्याहू के सामने गाजा पर ट्रंप ने कहा गाजा रियल एस्टेट के लिए शानदार जगह है, गाजा पर अमेरिका का नियंत्रण होना अच्छी बात है। 2005 में आपने गाजा को क्यों छोड़ दिया? गाजा पर नियंत्रण कर सकता है अमेरिका। फिलिस्तीनियों को दूसरे देश भेजा जा सकता है। कौन सा होगा वो दूसरा देश? मिडिल ईस्ट में पर्यटन का केंद्र बन सकता है गाजा। युद्ध को रुकते हुए देखना चाहता है अमेरिका। देखिए संकेत क्या है, गाजा पर अमेरिकी नियंत्रण के ये सीधे संकेत हैं। आने वाले वक्त में हो क्या सकता है? फिलिस्तीनियों को दूसरे देश भेजना संभव है, ये संकेत देने की कोशिश तो की गई है निनाद सेठ जी, लेकिन क्या ये मुमकिन है? और जितनी आसानी से यह कहा जा रहा है कि फिलिस्तीनियों को किसी दूसरे देश भेजा जा सकता है, यह क्या मुमकिन नजर आता है आपको? आसान नजर आता है आपको? देखिए, जब इजराइल बना था तो तब भी लोग यही कह रहे थे कि यहाँ पे इजराइल की क्या जगह है, यहाँ यहूदी कैसे बसेंगे। पर जब पॉलिटिकल विल होता है, उस समय ब्रिटिश एम्पायर का विल था, इस समय अमेरिका का विल है। जब पॉलिटिकल विल होता है तो कई चीज़ें हो सकती हैं। मेरे इसमें सबसे बड़ी बात जो रुख है मुस्लिम देशों का, वो देखना होगा। आप ये देखें कि जब भी गाजा के रेफ्यूजीज जाते हैं, वो इजिप्ट नहीं जाते, वो जॉर्डन नहीं जाते, वो जाते हैं स्वीडन, नॉर्वे, इधर उधर। तो मुझको लगता है कि जब अमेरिका में एक 1973 वॉर के बाद इजिप्ट के साथ अमेरिका का जो गठबंधन है, हर साल $2 बिलियन अमेरिका एड देती है इजिप्ट को। अमेरिका के पास बहुत लेवरेज है इजिप्ट के ऊपर, और इस वक्त इजिप्ट की इकोनॉमी ठीक नहीं है। मुझको लगता है कि इजिप्ट के पास प्रेशर के ऊपर प्रेशर जाएगा, एक एनक्लेव क्रिएट किया जाएगा जो या तो इजिप्ट में हो सकता है, या जॉर्डन में हो सकता है, या दोनों में हो सकता है। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि जनसंख्या का आदान प्रदान हो, जिसे अंग्रेजी में एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं। और इसके ऊपर सबसे बड़ा जो गौर करने वाली बात है वो सऊदी अरब का रुख क्या होता है, उस पर होगा। मुझको लगता है कि सऊदी अरेबिया से आप हैरान रह जाएंगे, इसको सपोर्ट कर सकती है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से समीर इस पूरी प्लानिंग को लेकर आप बड़ी खबर बता रहे हैं, उसमें मोरांग कॉरिडोर को लेकर भी पिछले कई दिनों से खबर आ रही है। और मोरांग कॉरिडोर में भारी फायरिंग की फिलहाल ये लेटेस्ट तस्वीर। आपको बता दें, हमास के ठिकानों पर आमने सामने की ये जंग, हमास के खिलाफ IDF ने मोरांग कॉरिडोर बनाया है और उत्तरी गाजा से राफा को काटने का ये IDF का प्लान है। तो फिलहाल आपको बता दें, मोरांग कॉरिडोर मकसद IDF के प्लान का, जहां उत्तरी गाजा से राफा को काटने की ये कोशिश होगी। ऐसे में हमास के खिलाफ IDF ने जिस तरीके से ये मोरांग कॉरिडोर बनाया है, आमने सामने की जंग की फिलहाल ये तस्वीर भी सामने आई। और गाजा पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा फिलिस्तीनियों ने खुद को कैद किया, इजराइल ने किसी को कैद नहीं किया है। तो गाजा को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है, सुनिए। जी बात सर, आप मानते हैं कहीं ना कहीं अब जो ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है उसमें एग्जीक्यूशन की ओर ये बढ़ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आना, मोरांग कॉरिडोर, यानी एक तरफ वो हमास को सीमित करना चाहते हैं और दूसरी तरफ इलाके पर पूरी तरीके से कब्जा। बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने मन बना लिया है कि अभी हमास को कभी भी वो पैलेस्टाइन
के रूल नहीं करने देंगे और ना ही पैलेस्टाइन को अब वो गाजा पट्टी में रहने देंगे। और ये कहीं ना कहीं बातचीत होगी, ये मैं मानता हूँ, या इजिप्ट या जॉर्डन, कहीं ना कहीं सीरिया की भी बात आ रही है। गोलान हाइट्स के पास कोई ना कोई पॉपुलेशन बच सकती है, मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से हमास इतना सक्रिय हो गया था, अब वो सिचुएशन इजराइल कभी नहीं आने देगा। और अमेरिका से जो बातचीत होगी है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी फिलडेल्फी कॉरिडोर बना, उसके बाद मार्गो अभी कॉरिडोर बना दिया, कम से कम 110 किलोमीटर तक वो बढ़ गए, और मुझे लगता है धीरे धीरे वो नदन गाजा में जाके पूरी पॉपुलेशन को यहाँ से शिफ्ट करेंगे। आने वाले समय में यही इसका सलूशन अभी नज़र आ रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ल्ड, स्पेशली सऊदी, यूएई, ओमान, इनको भी एक प्रकार से अपने पलड़े में ले लेंगे और ये होके रहेगा, क्योंकि ये सारा समीकरण, इस टर्निंग इफेक्ट जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि उनको लगता है कि हमास की अंदर फिर काबिलियत है। अगर पैलेस्टाइन को उन्होंने दोबारा बसने दिया तो हमास फिर सक्रिय हो सकता है। मुझे लगता है ये अब होगा रहेगा कि पैलेस्टीनी दोबारा गाजा पट्टी में शायद ना जा पाए। बिल्कुल, आपको भी इस बात की संभावना ज्यादा नजर आ रही है, और अगर ऐसा होता है तो तमाम जो मुस्लिम देश हैं उनको भरोसे में लेकर ये काम किया जाएगा। ये आपने महत्वपूर्ण बात जोड़ी, और अमेरिका और इजराइल तो पूरी तरह से गाजा की जमीन पर नजरें गड़ा चुके हैं। देखना होगा कि क्या होता है। और इस बीच हमास ने ईरान से मांगे हैं $500 मिलियन। जी हां, इजराइल को खत्म करने के लिए मांगे थे $500 मिलियन। इजरायली रक्षा मंत्री ने इसे लेकर दस्तावेज जारी किया है। सिनवार और मोहम्मद दाइफ के बीच इसे लेकर बातचीत हुई थी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है इजराइल के हवाले से। हालांकि इजराइल का दावा क्या है? हमास ने $500 मिलियन मांगे। इजरायली रक्षा मंत्री काद्स का यह दावा है। इजराइल को नष्ट करने के लिए ही हमास का ये प्लान है। और ईरान से $500 मिलियन जिस तरीके से मांगे गए हैं, सुशील सर सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि ईरानी कुछ फोर्स कमांडर से मदद मांगी गई। काद्स ने यहां कम्युनिकेशन का सबूत तक जारी कर दिया है, और ईरान का सिनवार और दाइफ के साथ संबंधों का भी ये बड़ा दावा किया जा रहा है। सुशील सर, बात यह है कि निधि कि जो इस तरह का दावा किया जा रहा है, तो इसमें अगर इस तरह में सच्चा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमास जो है पूरी तरह से ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल, मिलिट्री, सब तरह का उनका सपोर्ट। सीरिया से उनका हमें मालूम है कि रूट था कि हथियार उनको आते थे। तो उसमें अगर इजराइल ने इस तरह का दावा किया है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे ये लग रहा है कि इस तरह की जो बातें आ रही हैं उठ के, ये सब जो है तैयारी हो रही है कि हमास को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, और सॉरी, ताकि जो गाज़ा का जो एरिया है, क्योंकि अब वो जो जैसे कल मंडे मीटिंग, सोमवार को जो मीटिंग हुई है इनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की और नेतन्याहू की, दोनों उसमें एक मत है कि गाज़ा में जो है ये रियल एस्टेट की जो बहुत अच्छी जगह है और इसको जो है डेवलप करा जाए और पैलेस्टीनियन को इसमें से निकाला जाए। अभी हालांकि जो है इजिप्ट, जॉर्डन और फ्रांस ने स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें उसका विरोध किया है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चलेगा। लेकिन इजराइल ने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है उनको सेपरेट करने की और घेरने की। तो ये जो है बिल्कुल ग्राउंड पर भी अपनी पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं, और पॉलिटिकली मेरे ख्याल से कुछ रास्ता निकाला जाएगा कि कहाँ इन ठीक लोगों बात को है भेजा सर, जाए। ये इस पर नजरें रखनी होंगी। लेकिन इस वक्त एक और महत्वपूर्ण खबर, एक और अहम मीटिंग होनी है आज, उसका जिक्र कर लेते हैं। आज मॉस्को में चीन, ईरान और रूस के बीच बैठक होनी है, और अब से थोड़ी देर बाद मॉस्को में यह बड़ी मीटिंग होने जा रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इसमें बातचीत होगी। बैठक में अमेरिकी प्रतिबंधों पर भी चर्चा होगी। तीनों देशों के उप विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे। अब बड़ा सवाल समीर आगे यही होगा कि क्या वाकई मॉस्को में ट्रंप के खिलाफ ये त्रिशक्ति है, क्योंकि बैठक में कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं, एजेंडा क्या है, इस बारे में इंफॉर्मेशन रख रही हूं। जहां देखिए यूक्रेन से सीज फायर की शर्तें और साथ ही अमेरिकी प्रतिबंध का जवाब जाहिर सी बात है चीन देना चाहेगा, और ईरान जिसकी परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर है, उस लिहाज से देखा जाए तो समीर आज होने वाली बैठक और उसका एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण है। समीर, बिल्कुल, और बैठक का एजेंडा क्या होगा ये मनीष हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है, लेकिन अब एक डिवाइड जो है वो क्लियर कट नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान। किसका पल्ला भारी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में ईरान ने कंधे से कंधे मिलाकर रूस का साथ दिया था।
अब ऐसे वक्त में जब ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका, हाँ। उस वक्त रूस या चीन क्या करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ईरान का साथ नहीं दिया तो ईरान अकेला पड़ जाएगा और वैसे में फिर ईरान का बचना नामुमकिन है। पिछले हफ्ते रूस, ईरान और चीन ने एक नेवल एक्सरसाइज की थी और अब एक और मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग का उद्देश्य यह है कि ताकि ईरान के साथ वो खड़ा दिखाई दे और अमेरिका ये हिमाकत कर ना सके, ऐसा वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब बातों से अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला है। फैसला हो चुका है, अमेरिका और इजराइल का फैसला हो गया है कि अगले कुछ दिनों में वो ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करेंगे और उसमें कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है कि तीनों महाशक्तियों के बीच में एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बन सकती है कि रूस यूक्रेन ले ले, चीन ताइवान ले ले और ईरान अमेरिका को छोड़ दे। मनीष, काफी श्योर नजर आ रहे हैं आप ईरान पर होने वाले संभावित हमले को लेकर। और ये हमला होगा कहां से फिर, डिएगो गार्सिया? देखिए, हमला किसी भी जगह से हो सकता है, फिर वो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से लेकर मिडिल ईस्ट के मिलिट्री बेस का भी इस्तेमाल होगा, डिएगो गार्सिया का भी इस्तेमाल होगा। बात यह है कि अमेरिका ने जितनी तैयारी की है उसमें उन्होंने अरबों डॉलर खर्च किए हैं। जिस तरह की पोजीशनिंग हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अभी तक ऐसी कभी तैयारी नहीं की गई है। ठीक है इसलिए मैं श्योर हूं कि ये लड़ाई होकर रहेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और मनीष इसे लेकर काफी श्योर नजर आ रहे हैं। और देखिए, इस बीच रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला हुआ है। एक और वॉर फ्रंट की जो बड़ी खबरें हैं उनको भी ले लिया जाए। 132 ड्रोन, 23 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया गया है। 9 क्रूज, 8 कैलिबर क्रूज मिसाइल से ये बड़ा अटैक हुआ है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 6 इस्कंदर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया इस हमले को अंजाम देने के लिए। रूस के लगातार विध्वंसक प्रहार को लेकर ही जिस तरीके से कीव में संहार हो रहा है, रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमलों को अंजाम दिया है। कीव के कई इलाकों में टारगेट अटैक हुए हैं। आपको बता दें, काला सागर से ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले को लेकर यह बड़ी खबर आई है और जिस तरीके से ये प्रहार किया जा रहा है उसमें 9 क्रूज मिसाइल के साथ साथ 8 कैलिबर मिसाइल और साथ ही 6 स्कैंडर मिसाइल और खबर है कि 132 ड्रोन के जरिए हमलों को अंजाम दिया गया है। जबकि यूक्रेन दावा ये कर रहा है कि 12 क्रूज मिसाइल उसने मार गिराई हैं, 1 बैलिस्टिक मिसाइल उसने ध्वस्त कर दी है, 40 ड्रोन भी मार गिराए हैं, जबकि 50 से ज्यादा ड्रोन ट्रैक किए गए हैं। हालांकि यूक्रेन में कहां पर हमले हुए हैं उसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि कीव को लगातार टारगेट किया जा रहा है, सुमी और खार्किव में भी लगातार हमलों को लेकर खबरें आ रही हैं। वहीं खेमेलनित्स्की के साथ साथ चरकाजी और माइकोलाइव में भी लगातार हमलों को लेकर खबरें हैं। बिल्कुल, और आज मॉस्को में रूस, चीन और ईरान की होने जा रही है बैठक। तीनों देशों के उप विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी जिसको लेकर हमने पूरी डिटेल आपको दी है। इस बैठक पर हमारी नजरें होंगी। TV9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है इस बैठक पर और इस बैठक से निकलकर जो कुछ भी सामने आता है वो अपडेट सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको देगा, क्योंकि अब बहुत क्लियर डिवाइड है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, रूस और चाइना। जी हां, अब आपको दिखाते हैं कैसे आज ट्रंप और नेतन्याहू बनाम पुतिन, खामेनेई और जिनपिंग होने जा रहा है। एक और वॉशिंगटन में ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात हुई, वहीं मॉस्को में रूस, चीन और ईरान के उप विदेश मंत्री मिल रहे हैं। वहीं वॉशिंगटन में ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप ने चेतावनी दी, तो दूसरी तरफ मॉस्को में परमाणु कार्यक्रम पर आज ट्रंप को दिया जा सकता है जवाब। इसी तरह गाजा पर अमेरिका कब्जे की तैयारी में है, तो उधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दखल पर रणनीति बनाई जा सकती है। ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। और देखिए, बैठक से पहले रूस की बड़ी तैयारी को लेकर भी एक बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन से सीज फायर पर बात हो सकती है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी बातचीत होगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, मॉस्को में बैठक से पहले रूस ने क्या कहा है ये आपको जल्दी से बताते हैं। युद्ध विराम पर कई सवालों के जवाब नहीं हैं, ये यूक्रेन का पक्ष है। युद्ध विराम का समर्थन करते हैं पुतिन। ईरान का क्या पक्ष है ये देखिए। परमाणु कार्यक्रम पर रूस बात कर रहा है, परमाणु समझौते पर भी बातचीत जारी है। अमेरिका कहता है टैरिफ से बाजार के हालात चिंताजनक। अमेरिका के रुख के बाद सामने आ रहे हैं। टैरिफ के असर को कम करने पर भी इस मीटिंग में मंथन होगा, तो देखना यह होगा कि चीन, रूस और ईरान मिलकर किस नतीजे पर पहुंचते हैं। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।